आज जितनी स्वतंत्रता है भारत के अंदर हर प्रकार के काम करने की, उतनी स्वतंत्रता उस समय नहीं थी। आपातकाल होता तो अखबारों के कॉलम संपादकीय होते खाली छोड़ दिए जाते, काले एकदम काला रंगा हुआ आ जाता संपादकीय। इनको आपातकाल का पता क्या है? आपातकाल होता तो थोड़ा सा भी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे तो जेल में थाने में ले जाकर खाल उतार दे उसकी। आपातकाल उसको कहते हैं। अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर दिल्ली में सड़क बनानी थी, झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, भाग कर बाहर निकले, रास्ते में पकड़ कर लोगों को और नसबंदी बना दी, नसबंदी कर दी। लोगों को अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए शादीशुदा नहीं थे उनकी भी कर दी नसबंदी। तो आपातकाल क्या चीज़ है उनको कल्पना नहीं है, इसलिए वो आपातकाल बोल रहे हैं। वंदे मातरम। आपातकाल में संघ की भूमिका पर का एक सीरीज़ बनाने जा रहे थे, जिसका मैंने लास्ट वीडियो में जिक्र किया था। उस वीडियो में हमने बताया था कि कैसे बाड़मेर के कई स्वयंसेवकों ने एक लंबा समय जेल के अंदर बिताया। अभी जब उसके 50 वर्ष बीत चुके हैं, तब उन लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री द्वारा सम्मान दिया गया। लेकिन उस कालखंड में किस तरीके का संघर्ष रहा, संघ के लोगों का क्या संघर्ष रहा, उन व्यक्तियों का क्या संघर्ष रहा, उनके परिवार की क्या भूमिका रही, किस प्रकार से उनकी मनोस्थिति रही और किस प्रकार से वो संघर्ष निकला, उसके बारे में बात करने के लिए हमारे साथ हैं नारायण दास जी खत्री। नारायण दास जी खत्री, आपका स्वागत है। जय हिंद। नारायण दास जी भूमो, मधुसूदन जी व्यास, श्री नारायण जी खत्री, मुझे किसी नाथ है, हरिशंकर जी राजपुरोहित। मैं आपसे जब बात की शुरुआत करते हैं तो संघ की भूमिका जब भी इसमें करते हैं तो संघ की कोई डायरेक्ट भूमिका नहीं थी। आपको पता होगा कई अलग अलग संगठन थे, संघ में कोई राजनेता नहीं था, संघ कोई उस समय कोई आंदोलन में डायरेक्ट सक्रिय नहीं था। तो फिर संघ के लोगों को उस समय क्यों जेल में डाला गया, इस बारे में थोड़ा विचार किया जाना चाहिए। तो नारायण दास जी से पूछते हैं कि जब वो गिरफ्तार हुए तब उनकी उम्र क्या थी और अपने स्वयंसेवक बनने की जो कहानी है वो थोड़ा उसके बारे में आप बताइए। जिस समय गिरफ्तार किया उस समय मेरी उम्र लगभग 22 साल रही होगी और स्वयंसेवक मैं इतना सीनियर भी नहीं था उस समय, केवल एक शाखा का कार्यवाह था। और उस समय मैं 1975 में झुंझुनू में प्रथम वर्ष, जिसको हम OTC कहते हैं, उसमें मैं गया था। मेरे सरदारपुरा शाखा से मेरे साथ में गौतम जी, प्रभु जी जांगीर, संपत बोथरार, इसी तरह अशोक जी, कई लोग थे। हम लोग साथ में गए वहाँ। तो वहाँ 26 तारीख को OTC का समापन था। समापन में ही हमको बता दिया गया था कि आप सीधे घर जाएंगे, कहीं घूमने जाने का कार्यक्रम हो तो कृपया रद्द कर दें। संकेत था कि इमरजेंसी लग गई है, इसलिए सबको सीधा घर ही जाना चाहिए। तो मैं तो वहाँ से सीधा घर ही आया 26 तारीख को। वहाँ से रवाना हुए और लगभग एक दिन बीच में लगाकर 28 को मैं यहाँ पहुँचा था। और संघ पे प्रतिबंध 4 जुलाई को लगा दिया गया था। और दूसरी एक मज़ेदार बात यह कि मेरे को ये पता ही नहीं था कि संघ पे प्रतिबंध लग गया 4 तारीख को। मुझे जब गिरफ्तार किया गया तब तक मुझे पता नहीं था कि संघ के ऊपर प्रतिबंध लगा है, इसलिए मुझे गिरफ्तार किया गया है। पकड़ने के लिए जो पुलिस आई थी वो कह रही थी कि आपको साहब ने बुलाया है, थानेदार साहब ने। तो जिस समय की ये बात है उस समय मैं कोसाड़ में पढ़ा था। 1 बजे का समय था, इमरजेंसी लगी हुई थी। तो उसमें 2 मिनट के समाचार आते थे, वो समाचार सुनने के लिए मैं कपड़े वपड़े पहन के रेडियो के पास खड़ा ही था। इतने में तो वो पुलिस वाले आए, मेरी माता जी को पूछा कि नारायण जी हैं घर पे। मेरी माता जी ने तो बताया कि भाई वो किसी को बच्चे को पढ़ाने के लिए पूछ रहे होंगे। तो क्या हाँ घर पे है, अंदर है, बुलाओ उनको। इस तरह मेरे को पकड़ लिया। मेरी माँ को इस बात का मलाल रहा कि मैंने उन पुलिस वालों को बता कर मेरे बेटे को गिरफ्तार करवा दिया। और ताउम्र वो मुझे कहती रही कि मैं अगर नहीं बताती तेरे को पकड़ते नहीं। संघ के लोगों की गिरफ्तारी चालू हो गई थी। संभवतः बाड़मेर जिले का मैं 4 तारीख ये प्रतिबंध लगने पर पहला व्यक्ति था जिसे गिरफ्तार किया, क्योंकि 1 बजे लगभग मुझे पुलिस वाले ले गए। वहाँ जाने पर फिर गोविंद जी खत्री को भी लाए थे और डॉक्टर केवल चंद,
उस समय एक कामरेड नेता थे द्वार के, और इस तरह 5-7 लोगों को हमको लाए और वहाँ बिठा दिया गया। तो इस तरह हमारी गिरफ्तारी हुई। और फिर सारा दिन लगभग शाम को 5 बजे तक हमको वहाँ बिठा के रखा। 5 बजे उन्होंने कहा कि चलो आपको एसपी साहब से मिलना है। तो हमने कहा थानेदार से तो मिलवाया नहीं, सीधा एसपी से। तो वो भी हंसने लगे और वो बाहर जीप खड़ी थी, उसके अंदर हमको बैठने का कहा। हम बस जब परिसर में आए तो हमने देखा कि अब पकड़ के ले जा रहे हैं, तो हमने वहाँ जेल के अंदर नारे भी लगाए, उस थाने के परिसर के नारे भी लगाए, भारत माता की जय। और इस प्रकार हमको ले पुलिस लाइन में भी ले जाकर एक हॉल के अंदर हमको बिठा दिया, हम 7 लोगों को। और वहाँ पर भी चाय पानी का ज़रूर पूछा, चाय भी पिलाई, पर मिलने कोई आया नहीं, ना किसी ने कोई बात की। रात को 8 बजे हमको फिर वापस उस परिसर में खुले में ले आए, हॉल से बाहर निकाल कर। और टेबल पे एक कांस्टेबल बैठा था, सबका हुलिया लिख रहा था। हमारे जो पहने हुए थे कपड़े, वो सारे कपड़े चेक किए। पास में कोई किसी के पर्स था, किसी के हाथ में अंगूठी थी, या कान के अंदर जो लॉन्ग पहनते हैं वो थे, वो सारे उतरवा लिए। और यहाँ तक कि पेन, कंगा वंगा कुछ नहीं रहने दिया हमारे जेब के अंदर, रूमाल भी ले लिए। और वो सारा उन्होंने कागज़ पे लिख के रख दिया और हमको वहीं बिठा के रखा। लगभग 9:30 या 10 बजे होंगे, एक ट्रक आया पुलिस का, उसके अंदर हम 7 लोगों को बिठा के और वहाँ ले गए उतरलाई। मन में वहम तो था ही कि बाहर ले जा रहे हैं और पता नहीं क्या करेंगे। तो क्योंकि उस समय तक कोई बात स्पष्ट थी नहीं कि क्या होने वाला है, क्या करेंगे, लेकिन साथ में हम साथ थे, इसलिए थोड़ा हिम्मत बंदी हुई थी। उतरलाई ले गए। उतरलाई में रात को 11 बजे वाली जो ट्रेन जोधपुर जाती थी, उसके अंदर हमको एक डिब्बे में बिठाया गया। वो डब्बा पूरा खाली था, केवल हम ही थे। और हमारे हाथ में जो हथकड़ी थी उसको उस खिड़की के साथ में जोड़ दिया गया ताकि हम भाग कर नहीं जाए। तो इस प्रकार हमारी गिरफ्तारी हुई। और फिर सवेरे जोधपुर स्टेशन में जो दिशा जेल की तरफ है, उस तरफ से हमको पीछे गाड़ी दरवाजे से निकाल के और वहाँ ले गए। दरवाजे, जेल का फाटक खुलने का समय होता है, हम बाहर बैठे रहे, दरवाज़ा खुला, फिर उन्होंने, पुलिस वाला ने जेल को सुपुर्द किया और हमारी गिरफ्तारी इस प्रकार हुई। और हम जोधपुर जेल 4 को गिरफ्तार किया था और 5 को 9 बजे हम जोधपुर जेल में थे। तो क्या आपको कोई कागज़ या कानूनी कार्रवाई का या कोई भी चीज़ आपको बताई गई थी कि क्यों आपको गिरफ्तार किया जा रहा है, या सिर्फ इसलिए क्योंकि आपातकाल लगा था इसीलिए इस गिरफ्तार किया गया? और एक मेरा प्रश्न है कि संघ से उस समय की सरकार जो थी वो इतना डरती क्यों थी कि उन्होंने संघ के वरिष्ठ स्वयंसेवकों को, प्रचारकों को और अलग अलग लोगों को जो संघ से डायरेक्ट जुड़े हुए थे उनको जेल में डाला था? इस पर आप थोड़ा प्रकाश डालिए। जिस समय गिरफ्तार किया उस समय हमें कोई कागज वागज नहीं दिखाया गया, न बताया गया। हमको तो ये भी नहीं बताया कि हम क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं और कहाँ ले जा रहे हैं, कुछ पता नहीं था। जोधपुर पर उतरे तब पता लगा जोधपुर लाए हैं, सेंट्रल जेल में डाला तब पता लगा कि सेंट्रल जेल में ही रखेंगे। और पकड़ने के कारणों में तो मोटा कारण एक ही था कि हम संघ के स्वयंसेवक थे और संघ को उन्होंने प्रतिबंधित कर दिया था। और प्रतिबंधित करने के कारण कार्यकर्ताओं को, जो अधिकारी थे या जो वर्कर थे, उनको गिरफ्तार किया गया था, क्योंकि इंदिरा गांधी को ऐसा डर लग गया था कि बहुत बड़ा, देश का सबसे बड़ा संगठन ये है। और उस समय में जो जयप्रकाश नारायण का जो आंदोलन चल रहा था, उसके अंदर जो उसने गुजरात की सरकार को बदलते देखा, तो इस कारण इंदिरा गांधी को लग गया कि अगर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो पूरे देश के अंदर फैला हुआ है, यह संगठन अगर मेरे विरुद्ध खड़ा हो जाएगा तो मेरे को तो बचाने वाला कोई है ही नहीं। और मोटे तौर पर ऐसा मान करके ये बहुत बड़ा समूह है और मेरे खिलाफ हो गया तो मैं किसी भी तरह से अपना बचाव नहीं कर सकूंगी। इस मानसिकता के साथ ही प्रतिबंध लगाया गया था और इसलिए, और 4 को प्रतिबंध लगाया और 4 को स्वयंसेवकों की गिरफ्तारियाँ चालू हो गई थी, जबकि राजनीतिक लोगों की गिरफ्तारियाँ तो 26 को ही हो गई थी। 26 की रात को जब इमरजेंसी लगाई थी तो उस 26 की रात से ही गिरफ्तारियाँ हो गई थी और अखबारों की बिजली काट दी गई थी ताकि अखबार समाचार नहीं छापे। गांधी जी की हत्या होती है, संघ पर प्रतिबंध लगा दिया जाता है, फिर उसके बाद सरदार पटेल के आग्रह पर संघ से प्रतिबंध हटा दिया जाता है। 1962 का युद्ध होता है, तब चाहे जम्मू हो, चाहे श्रीनगर हो, चाहे आपके लद्दाख हो या अक्साई चीन जिसको आज कहा जाता है, वहाँ पर संघ के स्वयंसेवकों के कार्य की वजह से जवाहरलाल नेहरू को ये रियलाइज़ होता है कि संघ एक राष्ट्रवादी संगठन है और राष्ट्र के लिए कार्य कर रहा है। उनको वहाँ पर
एक परेड में भी बुलाया जाता है, जो 26 जनवरी की परेड थी उसमें भी बुलाया जाता है, और उसमें उनको सम्मान भी एक तरह से सम्मानित किया जाता है कि आप देश के बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा हो। उन्हीं की बेटी इंदिरा गांधी आपातकाल लगाती है, लोकतंत्र की हत्या करती है, और वो इंदिरा गांधी संघ पर प्रतिबंध लगाती है, संघ के लोगों को डालती है। आप तो युवा थे उस समय, तो आप जब युवा थे तो उस समय आपकी मनोस्थिति क्या थी जब आप जेपी जेल के अंदर पहली बार गए? क्योंकि उससे पहले तक जेल का आपने शायद नाम भी नहीं सुना होगा। ये सुना होगा कि जेल वही लोग जाते थे जो गलत कार्य करते थे, क्योंकि आज़ादी स्वतंत्रता मिले हमें उस समय तक लगभग 25 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। देखा जाए तो 1947 में आज़ादी मिली, लेकिन संविधान को लागू हुए 25 वर्ष पूर्ण हो चुके थे। तो उस समय एक युवा जब जेल के अंदर जाता है तो आपकी मनोस्थिति क्या थी उस समय? किस तरीके से आप अपने आप को मना रहे थे? किस तरीके से आप उस जेल के उस समय को काटने की कोशिश कर रहे थे? क्या आपको घर की याद आ रही थी? क्या आपको ऐसा लग रहा था कि शायद मैंने संघ का स्वयंसेवक बन के गलत किया, या ऐसा कुछ विचार आपके मन में आ रहे थे? कोई ऐसे लोग थे जो आपको सही दिशा दिखाने के लिए वहाँ पे थे, तो उनके बारे में आप थोड़ा बताइए। 5 जुलाई को हम जेल पहुंच गए थे। मानसिक रूप से तो हम इस बात के लिए तैयार ही थे, क्योंकि हमारे साथ माननीय गोविंद जी थे, और गोविंद जी बहुत बड़े प्रखर भावना के स्वयंसेवक रहे हैं, और उन्होंने तो अपने जीवन में बहुत सुंदर मौके भी मिले थे। इंजीनियरिंग किया हुआ था, गोल्ड मेडलिस्ट थे, इंजीनियरिंग की नौकरी भी मिल रही थी उनको, छोड़ा, और संघ के प्रचारक भी रहे। तो इस तरह का जो व्यक्ति साथ में था, तो उसके साथ में हमारे रहने पर हमको कोई हतोत्साहित होना या इस प्रकार का तो बनता ही नहीं था। उल्टा हमको तो ऐसा लगता था कि ये हमको अवसर मिला है, देखें कितने दिन रखती है। हालांकि उस समय कोई मियाद या तय नहीं था कि भाई कितने समय तक आप रहोगे, क्योंकि हमको जिस एक्ट के अंदर गिरफ्तार किया गया था वह एक्ट था मीसा का। उस मीसा के अंदर कोई सुनवाई नहीं होती थी, कोर्ट कचहरी कुछ नहीं सुनता था। मीसा का अर्थ होता है कि अंदर जाओ और वहाँ सब सरकार चाहेगी तब छोड़ेंगे। परंतु हमारे भाग्य से हमारे साथ में गोविंद जी जैसे कार्यकर्ता थे शुरुआत के दिनों में, और जब बाकी वाले कार्यकर्ता आए तो हमारा मनोबल तो बहुत ऊंचा था, हम तो अपने आप को इतना गर्वित महसूस करते थे। परंतु मन में कहीं न कहीं कोने में ये भावना जरूर आती थी कि हम यहाँ बैठे हैं, घर कैसे चलेगा, परिवार को कौन संभालेगा, घर में वृद्ध माता पिता हैं, तो ये चिंता होती थी। परंतु जब कहते हैं नहीं कि कोई अच्छे काम के लिए निकलो, तो ईश्वर अपने आप कुछ न कुछ योजनाएँ बनाता है, कुछ न कुछ सहायता भेजता है। तो संघ के बाहर जो लोग थे उन लोगों ने भी सोचा होगा कि इनके जो चले गए इनका परिवार कैसे चलेगा, तो उनको संभालने के लिए भी पीछे जो स्वयंसेवक बचे थे उन्होंने बहुत कोशिशें की। हर घर में कुछ न कुछ छोटी मोटी सहायता जैसी आवश्यकता थी, किसी को अगर मेडिकल की ज़रूरत थी, किसी को राशन की ज़रूरत थी, किसी को आर्थिक संकट था, तो समस्याएं उन्होंने पीछे वाले लोगों ने सर्जाई। हमें वहाँ एक तरह से इस प्रकार का आश्वासन दिया गया था कि आप पीछे की चिंता छोड़ो, आप अपना विचार करो कि आपकी मानसिकता मजबूत रहनी चाहिए। और हमने भी सोच लिया था कि कोई अपराधी तो हमें है नहीं, जेल से आगे क्या करेंगे। तो इस तरह की मानसिकता हमारी बहुत मजबूत थी, और हम तो बाद में तो इस तरह के एक मन बन गया था कि हमारे बाद में जो एजिटेशन करके या आंदोलन करके जो भी DIR में बंधु आते थे, तो उसके अंदर 15-16 साल के बच्चे भी होते थे जी, तो उनको भी हम मोटिवेशन करते थे। तो मन में कभी इस प्रकार का बात आई नहीं। और दूसरा इसका मूल कारण ये था कि हम जिस समय हमको गिरफ्तार किया गया उस समय 5-7-10 लोग ही थे। अच्छा। और बाद में जब एजिटेशन के अंदर ये लोग आए, हमारी संख्या बहुत बढ़ गई। नहीं, उस समय तो हमको ऐसा लगता था कि बाहर की अपेक्षा हम अंदर ज़्यादा सुरक्षित हैं। बाहर पुलिस के कारण भागना पड़ता है, अंडरग्राउंड होना पड़ता था, शाखा लगा नहीं सकते थे, देशभक्ति की बात नहीं कर सकते थे, भारत माता की जय नहीं बोल सकते। अंदर हमको सब आज़ादी थी, हम शाखा लगाते थे सुबह, और शाम को भी मंदिर जाकर आरतियाँ करते थे, और दिन को भागवत के पुराणों के इस तरह की चर्चाएँ होती थी। तो वहाँ तो किसी प्रकार का बंदिश थी नहीं। दूसरा, जब समूह में लोग होते हैं नहीं, तो एक आध कोई कमज़ोर होता है नहीं, वो भी बल पा जाता है सब लोगों के कारण। तो इस तरह मानसिक रूप से हम इतने कमज़ोर कभी नहीं पड़े। 18 महीनों मजबूत ही रहे, और जो आया उसको भी मजबूती दी। उसका कारण था कि हमारे साथ परिपक्व लोग, जैसे मैंने पहले बताया गोविंद जी, बाद में पुखराज जी आ गए थे, ऋखवदास जी आ गए थे, और इस तरह के अनेक लोग आए थे हमारे साथ। तो ऐसे भी लोग थे जिन्होंने 1948 में संघ पे प्रतिबंध लगा, उस समय वो जेल गए, और वो कह रहे कि हम यहीं रहे थे, इन्हीं बैरकों में रहे थे। और हमने तो फिर उनके साथ में रहकर तो हमारा मनोबल तो बढ़ना ही था। हरिशंकर जी बाबड़ा, बृजमल जी सिंघवी, ये ऐसे लोग थे जो 48 के अंदर भी जेल में रहे थे। 48 के अंदर बृजमल जी सिंघवी जो जोधपुर के
निवासी थे, वो बताते थे कि 48 के अंदर पैम्पलेट वितरण करते हुए उनको पकड़ा था और उनको इतना पीटा गया कि उनके कानों की सुनने की शक्ति खत्म हो गई और 48 से 75 तक वो सुनते नहीं थे। पास में जाकर इशारे से बात बतानी पड़ती थी। बृहदमल्ल सिंह भी, ये दोनों भाई थे, इनके भाई शंकर राज जी वो भी थे साथ में। तो कहने का अर्थ है कि वहाँ जिससे लोग थे उनके बीच में रहकर निराशा तो कहीं पास ही नहीं थी। मन एकदम यूँ भरपूर जोश के साथ आके ये मौका आया तो देखें कितना समय ये रख सकती है। आपने एक पिता पुत्र की बात की थी, शायद दो भाइयों की भी बात की थी जो उस समय जेल में बंद थे, तो उनकी एक कहानी, और एक आपने बताया था कि एक अभी वर्तमान सांसद है जो राज्यसभा में सांसद हैं, उनकी भी आप कहानी बता रहे थे। उनके बारे में आप थोड़ा बताइए कि क्या हुआ था उनके साथ, और क्या आपके साथ भी कोई मारपीट या दुर्व्यवहार किया गया था? हमारे साथ मारपीट और दुर्व्यवहार नहीं होने का कारण एक था, पुलिस खुद नहीं थी, जानती नहीं थी कि क्या कैसा व्यवहार करना है इनके साथ, क्योंकि उसी समय प्रतिबंध लगाया था। और बाद में जब मारपीट कब चालू हुई, जब पुलिस को सरकार का पक्ष लेने का और निर्देश मिला कि इस तरह गिरफ्तारियां करो और आंदोलन करते हैं उनको भंग करो, उनको मारो पीटो और इस तरह का। हम तो पहले ग्रास में थे, हम फर्स्ट टाइम में थे, इसलिए पुलिस खुद समझ नहीं पा रही थी कि इनके साथ कैसा व्यवहार करें, इसलिए हमारे साथ तो मारपीट किसी के साथ नहीं हुई। लेकिन बाद में जो आंदोलन करके आए उनके साथ भरपूर मारपीट हुई। और मैं तो जोधपुर की घटना एकदम मेरे सामने की है। अभी वर्तमान सांसद है राज्यसभा के सदस्य मान्य राजेंद्र जी गहलोत, इनको लाए तो 2 संतरी के कंधे पे हाथ रखकर घसीटते हुए लाए थे लाश की तरह, साथ में घनश्याम डागा भी थे। और वहाँ अंदर लाए तब तो चर्चा हम लोगों में चली गई, रात को ऐसा नहीं हो कि मर जाए, प्राण निकल जाए, इतना उनको पीटा हुआ था। और फिर रात को उसको थोड़ा सा हल्दी थोड़ा दूध डाल के मुंह में डाला और थोड़ा रात को उनकी परिचर्चा की हमने। तो इस तरह के मारने पीटने की तो पराकाष्ठा थी। कुछ लोगों के तो नाखून उखाड़ लिए, किसी के बाल नोच लिए, और पीटना तो एक साधारण बात थी। तो उस समय में जो आंदोलन करके लोग आए थे उन लोगों का जीवन बहुत बड़ा था। उनको पता था कि हम आंदोलन करेंगे, हमारे साथ इस प्रकार का व्यवहार होगा, इस प्रकार की मारपीट होगी और अपमानित भी करेंगे, लेकिन फिर भी उन्होंने मालाएं पहनी और भारत माता की जय बोलकर अंदर आए। ऐसा हमने सुना था कि जिसको भी गिरफ्तारी देनी होती थी, एक वो स्वयंसेवक जिसको गिरफ्तारी देनी होती थी, वो थाने के सामने से गांधी चौक के वहाँ से निकलता था और भारत माता की जय और वंदे मातरम कहता हुआ निकलता था। क्या ये बात सच है? बिल्कुल सच है। हमारे यहाँ गिरफ्तार हुए थे चेला राम जी है, दाऊ जी मुंदड़ा है, पारस जी सोनी है, बंसी लाल जी नेता है, लाला राम जी सिंधी है, हरी जी जोशी है, अशोक गीगल है, और इस तरह के कई नाम हैं जो मेरे को अब याद नहीं आ रहे हैं। तो इन सब ने तो चला कर एजिटेशन किया है, भारत माता की जय बोला है, वंदे मातरम बोला है, मालाएं अपने गले में डाली है, गिरफ्तारियाँ दी है। योजना जरूर संघ की बनती थी कि आज अमुक 4 लोगों को जाना है, वो 4 लोग उस दिन करते थे, फिर जब नेक्स्ट टाइम होता था 4 दूसरे लोग करते थे। तो इस तरह योजनाबद्ध तरीके से गिरफ्तारियाँ दी थी। जब आप गिरफ्तार हुए तब आपके परिवार की मनोस्थिति क्या थी? जैसे आपने अपनी माता जी के बारे में बताया कि उनको जीवन भर ये मलाल रहा कि मतलब मैंने गलती से अपने पुत्र का पता दे दिया कि तभी वो गिरफ्तार हुआ। ऐसे ही आपके परिवार में अन्य जो सदस्य थे उनकी क्या स्थिति थी? आपके मित्रगण थे, क्या उनको भी पुलिस के द्वारा तंग किया गया था क्योंकि आप उस समय गिरफ्तार किए गए थे? तो ऐसी कोई घटना हो तो वो आप बताइए। जिस समय गिरफ्तार किया उस समय मेरे विवाह को 13 महीने हुए थे। तो मेरे ससुराल में भी इस प्रकार की चर्चाएं चली कि कहाँ बच्चे को दे दिया है, वो तो जेल में बैठा है, कब छोड़ेगा, इंदिरा गांधी छोड़ेगी कि नहीं छोड़ेगी। तो परिवार में सबसे ज़्यादा हतोत्साहित मेरी पत्नी थी कि पता नहीं कब आएगा और पता नहीं क्या होता होगा उनके साथ। उसके बाद में हतोत्साहित थे पिताजी, क्योंकि मैं घर में सबसे बड़ा था और जो घर परिवार चलता उसमें सहयोग मेरा रहता था। और माँ तो हमेशा माँ रही है तो उसको तो दुख था ही। बाकी परिवार पूरा प्रभावित होता है वैसे, परंतु सबसे ज़्यादा पत्नी और मेरे पिताजी, इनको ज़्यादा महसूस होता था। और परिवार वाले बाकी भाई विचार तो करते ही थे, लेकिन मलाल बहुत ज़्यादा जो कहना चाहिए वो पिताजी को और मेरी पत्नी को और मेरी माँ को रहा। वैसे इनको संभालने के लिए भी संघ के कार्यकर्ता आते थे समय समय पर इनको, और आगे
मोटिवेशन करते थे और कहते थे कि केवल आपका लड़का ही नहीं है, देखो वहाँ जेल के अंदर 300-400 लोग हैं। और फिर मेरे पिताजी एक बार मुझे देखने के लिए वहाँ जेल भी आए थे। तो कहने का तात्पर्य ये है कि वहाँ भी संभालने वाले थे, यहाँ भी संभालने वाले थे। हम कभी हतोत्साहित होते थे तो वहाँ के लोग संभालते थे, क्योंकि सारे हमारे से बड़ी उम्र के थे, 40, 50, 45 साल वाले। तो एक जो अपने जैसे संतान को संभालते हैं वैसे वो संभालते थे। और यहाँ जो संभालने वाले थे वो पुत्रवत थे, मेरे पिताजी के तो बेटे के समान थे। वो जाते थे पास में जाकर बैठकर बातचीत करते थे, समाचार देते थे कि ऐसा है वैसा है, वो उनको थोड़ा सा प्रोत्साहन मिलता था। तो इस कारण उनका दर्द कुछ कम तो होता ही था। आप कुछ वो बता रहे थे कि आप गिरफ्तार जो हुए थे वो लगभग जुलाई में हुए थे, उसके बाद रक्षाबंधन आया होगा, उसके बाद आपके दिवाली आई होगी, दीपावली के बाद नववर्ष आया होगा, तो उस समय भी शायद कुछ आपको गिफ्ट, एक पोस्ट कार्ड आए थे, कुछ आए थे, तो उसके बारे में बताइए। तब वो उस समय के जो जेलर होते थे वो आप कह रहे हैं कि कोई भी आपको लेटर दिया जाता था उसकी भी सेंसरशिप होती थी, उसको पढ़े बिना नहीं देते थे, आपको चिपका के लेटर भेजने की परमिशन नहीं थी। अगर आप वो अंतर्देशीय पत्र भेज रहे हैं तो आपको वो आप चिपका नहीं सकते, नहीं तो फाड़ दिया जाएगा। तो उसके बारे में आप थोड़ा बताइए कि वो जब आते थे तो आपको कैसा लगता था और क्या आपकी फीलिंग होती थी, क्योंकि जेल में रहना और जेल के अंदर इस तरीके की जब वो देखते हैं तो मन थोड़ा विचलित तो होता ही है। तो आप बताइए आपके साथ उस समय क्या रहता था उस समय। सरकार हमको पत्र देती थी, पोस्ट कार्ड, 2 पोस्ट कार्ड और 2 अंतर्देशी, वो हमको घर पे लिखने के लिए होते थे। और वो पत्र हम लिख देते, वो जेलर पढ़ता था, सेंसर करता था, फिर जाते थे पत्र। और बाहर से जो पत्र आते थे उनको वो पढ़कर फिर हमारे तक पहुंचाता था। तो रही बात रक्षाबंधन की, दीपावली की, ऐसे त्यौहार आए, अब इस प्रकार के त्यौहार आए तो हमने जेल के अंदर उनको अपने ढंग से मनाया। रक्षाबंधन में तो राखियाँ आ गई थी, क्योंकि जोधपुर शहर है, इसके अंदर संघ का काम बहुत बढ़िया था और अब भी है। उस समय के जो स्वयंसेवक थे ना, वो मिलने के लिए खूब आते थे। और जोधपुर शहर के जो लोकल वहाँ के लोग जेल में थे, उनके घर परिवार से भी समय समय पर, जैसे दीपावली से मिठाई आ जाती थी, रक्षाबंधन है, राखियाँ आती थी, तो इस तरह का समय समय पर आयोजन होते रहते थे। और ये सारे पर्व हमने उसके जेल की 4 दीवारी के अंदर ही मनाए, तो आपस में मिल बांट कर जो चीज़ होती थी उसको खाते थे। और दूसरी बात थी कि जोधपुर के अंदर कुछ परिवार ऐसे संपन्न परिवार थे, तो उन परिवारों से जो कोई चीज़ एक व्यक्ति के लिए नहीं आती थी, वो फिर सामूहिक जो बैरक के अंदर पूरे लोग थे उन सब के लिए आती थी। कोई मिठाई दीपावली को आ गई तो कोई वो 2, 4, 5 पीस, या एक जने के लिए नहीं आए तो पूरे बैरक के लिए आती थी। कभी यहाँ तक इवन सब्जी भी कोई बनाते थे ना, तो पूरा सोच कर बनाते थे कि वहाँ 30 लोग खाएंगे, 40 लोग खाएंगे। तो इस तरह, और हमारी आवश्यकताएं जो होती थी हम उनको, वहाँ के लोकल लोग थे उनको बताते थे, और वो फिर बाहर से वो मंगवा के देते थे। और हर एक कैदी के लिए मिलने के लिए सप्ताह में एक बार मिलने के लिए व्यक्ति जा सकता था। तो वहाँ के जो लोकल लोग थे वो तो उनको मिलने के लिए वहाँ के परिवार वाले आते रहते थे। तो हमारे को कोई आवश्यकता होती थी वस्तु की, पेन कापी या कोई भी डायरी की या अन्य कोई चीज़ की, तो वो मंगवा के दे देते थे। और उस परिवार वाले भी खूब ख्याल रखते थे। हमारे साथ में एक थे घनश्याम जी डागा, उनके लोहे के सामान बनाने की, पेटियाँ वेटियाँ बनाने की दुकानें थी। तो हमको उस समय में हमने कहा कि एक पेटी मंगवा के दो, पेटी मंगवा के दी, आज भी मेरे पास सुरक्षित पड़ी है, बहुत मजबूत है। और घनश्याम जी के घर से हर बार कोई भी चीज़ आई तो थोक में ही आई, कभी लिमिटेड नहीं आई कि भैया एक व्यक्ति के लिए या 2 लोगों के लिए पूरी हो। तो इस तरह बहुत परिवार थे वहाँ के, तो खूब ख्याल रखते थे। हालांकि हमारे जैसे बाड़मेर के लोग थे, तो बाड़मेर के लोग जो गिरफ्तार थे उनमें से किसी परिवारों से 1-1, 2-2 लोग कभी कभी आते थे, तो हमको भी बहुत प्रसन्नता होती थी। मिलाई के नाम पर 5-10 मिनट के लिए हम आमने सामने होते थे, तो उसको मिलाई कहते थे। और बाकी तो जोधपुर के लोग ही ज़्यादा आते थे। बाकी बाड़मेर में भी कुछ स्वयंसेवक थे, वो मेरे से मिलने के लिए भी आए थे। और दीपावली के दिन उन सब के ग्रीटिंग मेरे पास आए थे, काफ़ी ग्रीटिंग मेरे पास पड़ी भी हैं अभी, और मैं उनको देखता हूँ, उनको याद करता हूँ। उसमें 1-2 तो देवलोग हो गए। बाकी कुल मिला के होली, दीपावली, दशहरा सारा वहीं मनाया और आनंद के साथ मनाया। और वहाँ तो अब जेल से आगे क्या करेंगे ये सोचकर नारों में कोई कमी नहीं होती थी, गीतों में कोई कमी नहीं होती, मनाने में, खेलने में, उत्साह में कोई कमी नहीं थी, बौद्धिक में कोई कमी नहीं होती थी। अंताक्षरी, बौद्धिक, खेल,
ताश भी खूब खेलते थे लोग। तो कहने का अर्थ ये है कि जो परेशानी थी वो बाहर के लोगों को थी, अंदर इसके आगे क्या, अंदर तो डाल ही दिया है। हाँ, तो इसीलिए ज़्यादा चिंता नहीं थी। अंदर आने के बाद बाकी जो आंदोलन करके आए हैं उन्होंने बहुत सहा है। अभी जब हम देख रहे थे तो आपकी डब्बी बता रहे थे कि जब 50वें वर्ष पे जितने भी लोकतंत्र सेनानी थे उनको सम्मानित किया गया मुख्यमंत्री के द्वारा, तब आप वो एक जो आपने जेल में जो उस समय पहनी थी वही आप पहन के गए थे, तो वो उसके बारे में बताइए आप कि 50 वर्ष के बाद आज भी वो आपके पास है और वो आप पहन के भी गए वहाँ पे, तो वो उसको पहनने का आपका कैसा अनुभव रहा? ऐसा है कि हम जब 5 जुलाई को गिरफ्तार किए उसके दूसरे दिन वहाँ पहुँचे तो जेल के अंदर हमको जो कपड़े दिए गए वो खादी के थे, और उन पे खास बात क्या होती थी, जो पाजामे का नाड़ा होता था, पड़ा है ना अभी भी? हाँ, पाजामे का जो भाई साहब, जब लोग 50 वर्ष बीत गए इस आपातकाल को, तो लोकतंत्र सेनानियों को मुख्यमंत्री के द्वारा सम्मानित किया गया, तो उस समय के कपड़े जो आपने जेल में पहने थे वो आप लेके भी गए थे, शायद वो कपड़े वहाँ पे वो आप दिखा सकते हैं, वही कपड़े आप लेके भी गए थे, और उस पर विशेष एक आज भी हम देख सकते हैं कि दोनों पे, पजामे पर और कुर्ते पर, दोनों पर एक एन लिखा हुआ है। ये एक विशेषता थी कि ताकि आपका आइडेंटिफिकेशन हो सके, कि ताकि कपड़े शेयर नहीं हो, तो उसके बारे में बताइए। और वो कपड़े वापस पहनकर 50 वर्ष बाद उसी चीज़ के लिए सम्मानित होना, उसका आप अनुभव बताइए। जब हम 5 जुलाई को वहाँ पहुँचे तो हमको अपने कपड़े तो जमा करवाने पड़े, जेल के कपड़े पहनने पड़े। जेल के कपड़े खादी के होते थे और उसके अंदर जो पजामा और कमीज देते थे, उस पजामे में जो नाड़ा होता था इतना कमज़ोर होता था कि उसको हम जोर से गांठ लगाते नहीं, टूट जाता था। तो फिर मैंने वहाँ जो संतरी थे उनको शिकायत की कि भाई आपके ऑफिसर को बोलो कि भाई पजामे का नाड़ा तो मजबूत है। तो संतरी ने कहा कि ऑफिसर को बोल दिया है, नाड़ा मजबूत नहीं मिलेगा, ऐसा ही मिलेगा, और मजबूत नाड़ा दिया तो आप लोग यहाँ फांसी खा के मर जाओगे नाड़े से, कि लोग मर जाते हैं इसीलिए हम। और वो वास्तव में क्या, जो पुरानी चादरें सड़ी हुई होती थी उनका नाड़ा बना के वो देते थे। तो कपड़े तो उस समय से थे, और जब हमारी संख्या बढ़ गई जेलर को भी यूँ विश्वास हो गया कि ये तो अब क्या दुखी होंगे, दुखी तो हम होने वाले हैं, क्योंकि संख्या बढ़ गई है, इनकी व्यवस्था करना है, इनको और अपने उसमें अंडर कंट्रोल रखना बहुत बड़ी एक प्रशासक का जिम्मेवारी होती है। तो वो तो हाँ जी करते थे, इसलिए फिर तो सारे वो नाड़े वाड़े सब अच्छे भी हो गए, लेकिन कपड़े तो जेल के थे। और मेरे पास जब मैं बाड़मेर आया तब मेरे पास एक ड्रेस मेरी पहनी हुई थी, तो आप दिखा सकते हैं, अभी आपके पास पड़ी है ये ड्रेस पहनी हुई थी, ये पुराने ये वो ड्रेस है जिस पे आज ये भाई साहब पहन के भी गए थे अभी जब कार्यक्रम हुआ था उसमें भी। और इस ड्रेस में आप देख सकते हैं कुर्ता और पजामा दोनों है, और दोनों में एन लिखा हुआ है। तो ये एन भाई साहब ने अभी तक छोड़ा नहीं है। भाई साहब बता रहे थे कि वो जो उस समय 50 वर्ष पूर्व जो एन लिखने की, जो उन्होंने कपड़ों पर एन लिखने की जो आदत थी, वो आज भी बरकरार है। उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछना चाहता हूँ। जेल के अंदर सबके खादी के कपड़े, सबके सफ़ेद कपड़े, लगभग सब समान, इसलिए बदलने की संभावना ज़्यादा थी। इसलिए मेरा नाम नारायण है तो मैं एन लिखता था। हमारे मित्र पड़ोसी थे चंद्रभान खत्री, वो सी लिखते थे। एक गोपाल जी थे तो वो जी लिखते थे, पुखराज जी थे तो पी लिखते थे, गोविंद जी लिखते थे। तो इस तरह हम वो पेन काले धागे से वो नाम लिख देते थे, ताकि कपड़े बदले प्रेस करें तो उस समय परिवर्तन, उसमें कपड़ों में बदलाव नहीं आ जाए। तो वो आदत बनी हुई है आज तक। तो मैं मेरे बनियान पर या रुमाल पर आज भी वही उसी ढंग से एन लिख देता हूँ। तो कभी, क्योंकि संघ के काम में तो कहीं भी बाहर भी जाना पड़ता है, तो प्रवास में कभी गए और वहाँ 2-3 बनियानें एक जैसी हो गई तो अपनी कौन सी है, पहचान भी बनी रहती है। एन लिखने की आदत अब परिवार में भी है, तो मेरे समान ही मेरे बच्चे हो गए हैं तो उनके और बनियानें एक जैसी हो जाती है। तो मेरे स्वभाव में ये आया हुआ है, इसलिए कभी रुमाल, बनियान, तो इस प्रकार की चीज़ें होती हैं, उन पर मैं अपना मार्कर एन का लगा देता हूँ। न तो कभी बदलती है न कोई लेता है। और जेल के अंदर तो प्राय सभी के कपड़ों पर इस प्रकार का मार्क होता ही था। भाई साहब, जब आप जेल में थे तो उस समय खाना कैसा मिलता था आपको? और दूसरा प्रश्न ये था कि वहाँ पर आपके संघ के अलावा जो दूसरे कैदी थे, जो दूसरे लोग वहाँ पर थे, उनकी क्या मनोदशा थी? उनके उसमें आप कह रहे हैं कि जैसे 16 साल के युवा भी थे, तो उनको भी, वो भी उसमें ज़रूरी नहीं है कि वो सब संघ से जुड़े हुए हों, वो आंदोलनकारी हो सकते हैं, वो किसी राजनीतिक संगठन से जुड़े हो सकते हैं, तो उनके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। ऐसा है कि उस समय में जो अन्य संघ के अलावा जो लोग थे वो सारे बड़ी उम्र के थे। छोटी उम्र के
स्वयंसेवक थे। कुछ लोगों ने 12वीं की परीक्षा देनी थी, वो गिरफ्तार हो गए थे, उनका परीक्षा आ गई तो उनको फिर सरकार ने अजमेर ले जाके परीक्षा दिलवाई थी। जोधपुर से अजमेर ले गए, परीक्षा चली उतने दिन वहाँ रहे, फिर परीक्षा दे के आए। उनमें गौतम चंडक, अशोक गीगल और चतुर्भुज खत्री, इस तरह के जो 12वीं के कैंडिडेट थे, और भी थे, मैं केवल 3-4 नाम याद है मेरे को। तो वो सारे गए थे वहाँ, और वहाँ से वो परीक्षा देकर वापस आए थे। अन्य विचारधारा के लोग थे, वो बड़ी उम्र के थे, तो उनमें से कुछ तो जैसे कॉमरेड थे, और एक आनंद मार्गी भी था, और एक आप साहब कोई मुल्ला भाई भी था। तो उनको तो हमसे ईर्ष्या रहती थी, तो और विचारों के उसमें विरोधाभास तो रहता ही था बातचीत में, पर ज़्यादा बोलते नहीं थे, क्योंकि संख्या ज़्यादा हम अपने होने के कारण, अपने लोगों का ज़्यादा प्रभाव होने के कारण वो कम बोलते थे। लेकिन मैंने ये बात नोट की है कि जिस समय हम गए उस समय भोपालगढ़ में कोई किसान आंदोलन हुआ था, उसके वकील 5-7-10 लोग आए थे, तो वो जेल में थे हमारे साथ ही। तो वो बहुत प्रभावित रहे, और उन्होंने वास्तव में फिर अपनी विचारधारा के समर्थन में भी रहे। वो बाहर निकले तब उस समय की जो स्थिति थी उसमें सहयोग खूब किया उन्होंने। और आनंद मार्गी एक था, वो अपनी साधना के नाम पे ही बैठा रहता था अलग से, और कामरेड था, तो थोड़ा बहुत बोलने में फूहड़ था, पर इतना ज़्यादा विरोध वो भी नहीं करता था। बाकी तो भोजन वजन सबका साथ बनता था। शुरू में तो हमारे लिए रोटियां गिनकर वहाँ से बाहर से आती थी, संख्या बढ़ी तब राशन हमको देने लग गए। राशन देने लगे तो फिर उन्होंने कैदी एक रसोइया था वो उपलब्ध कराया, और फिर अपने लोग थे वो भी उसका सहयोग करते थे, क्योंकि अपने लोग भी खाने पकाने वाले, बनाने वाले बहुत ट्रेंड थे लोग। तो वो फिर तो इच्छानुसार ही सब्जी बनती थी, जैसा विचार करते थे वैसा भोजन बनता था, और 7 दिन में 1 दिन स्पेशल लाइट भी बनती थी। तो खाने की समस्या तो शुरुआत के दिनों में महीना भर या 2 महीने तक रही, और उसके बाद में जैसे संख्या बल बढ़ गया वैसे। और दूसरी बात एक और थी कि संख्या बल बढ़ने पर जेल प्रशासन था नहीं, तो वो एक तरह से सहयोगी बन गया था। जेल प्रशासन की ओर से कभी कोई यूँ परेशानी पैदा करे ऐसी कोई बात उन्होंने नहीं की, क्योंकि उनको पता था कि कम से कम उस हम 2 बैरकों में थे, एक 2 नंबर में, एक 11 नंबर में, तो उन 2 बैरकों के अंदर ही लगभग 250-300 लोग थे। तो उनको पता था कि पूरा ये जो ग्रुप आया हुआ है ये कोई अपराधी तो है नहीं, उठाई गिरा है नहीं, चोर है नहीं, उचक्के है नहीं, सारे के सारे संभ्रांत है। तो इसलिए उनके व्यवहार में भी परिवर्तन तो आता ही है। बाकी जेल में कोई यातना जैसी कोई बात नहीं थी, हम अपने अनुसार पूरी दिनचर्या व्यस्त करते थे। सुबह शाखा और दिन में फिर भागवत की कथा। नवरात्रि के दिनों में नवरात्र बिना अनाज के और फलाहार के आधार पर नवरात्रि की थी। और हरिशंकर जी बाबड़ा हमारे पुरोहित थे, जो बाद में उप मुख्यमंत्री भी रहे, और इस तरह बहुत बड़े अच्छे लोगों का सानिध्य मिला, और खाने पीने में कोई परेशानी कभी नहीं रही। ऐसा मुझे सुनने में आया है कि जो इसकी पेंशन शुरू की गई थी और सम्मान निधि जिसको बोला जाता है, तो उसका एक्चुअल में संघ के कई लोगों ने बहुत ज़्यादा विरोध किया था कि हम पैसे के लिए नहीं गए थे। इसकी सच्चाई बताइए आप, और फिर बाद में जो उसको स्वीकार किया गया। आज भी आप लोगों को जब भी सरकार आती है, बीजेपी की सरकार आती है, क्योंकि कांग्रेस तो आज भी आपातकाल को एक आपातकाल नहीं मानती है, वो इसको लोकतंत्र में दबा नहीं बोलती है, और वो उस समय पेंशन भी शायद बंद कर देती है। लेकिन जब बीजेपी की सरकार आती है तो एटलीस्ट ये जो स्वतंत्र लोकतंत्र सेनानी है इनको सम्मानित भी किया जाता है, जैसे अभी किया गया, और इनको पेंशन भी दी जाती है। उनको रोडवेज में भी जाने के लिए फ्री पास दिए जाते हैं। तो उसके बारे में आप बताइए कि मतलब जो ये सब सुविधाएं थी, ये क्या इसका विरोध हुआ था और बाद में क्यों स्वीकार की गई? तो इसके जो पीछे की जो एक परिदृश्य है वो आप थोड़ा बताइए। जब इमरजेंसी ख़त्म हो गई, जनता पार्टी की सरकार बनी, और उस समय में भैरव सिंह जी यहाँ मुख्यमंत्री बने थे। उन्होंने प्रत्येक महीने 500 रुपये का देने का एक कार्यक्रम बनाया, और वो था कि जितने महीने आप रहे उतने महीने के हम 500 रुपये के हिसाब से पैसे देंगे। तो उस समय संघ के जो लोग थे उन्होंने मना किया कि भाई हम कोई इसके लिए जेल थोड़ी गए थे, तो हम अपने जेल में रहने की कीमत नहीं वसूलना चाहते हैं, ऐसा करके उस समय उन्होंने मना किया। और उसके बाद में जब उत्तर प्रदेश की सरकार ने, ये तो बहुत बात की बात है, बहुत बात की बात है, लगभग 2000 के आसपास की बात होगी, उत्तर प्रदेश सरकार ने मुलायम सिंह ने, क्योंकि उस समय उन्होंने जो गिरफ्तारियां की थी वो सारे उसी विचार के लोग थे, संघ के लोग उसमें कम थे बहुत, और
उनको लाभ देने के लिए उन्होंने पेंशन चालू की और पेंशन की परिपाटी यहाँ चालू हुई। तो इसका नाम पेंशन नहीं था, सम्मान निधि था। तो हमारे यहाँ भी इस प्रकार की चर्चा चली थी कि भाई ये लेनी चाहिए नहीं लेनी चाहिए। तब हमारे वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने कहा कि ये सम्मान है और अगर सरकार हमको दे रही है तो हम मना क्यों करें। तो इस सम्मान निधि के नाम पर इसको स्वीकार किया गया। बाकी पहले समय में जो बेरू सिंह जी ने ऑफ़र भी किया था कि आपको कुछ चीज़ की ज़रूरत हो, और हमारे यहाँ से कुछ लोग गए भी थे, उन्होंने किसी ने खादानें आवंट कराई, किसी ने अपनी तरह से राज्य का जो लाभ उठाना था उठाया। परंतु हमने उस समय में ऐसा सोच कर के महीने के हिसाब से दे रहे हैं, जितने महीने रहे होता, तो ये हमको लगा कि ये उसकी कीमत दे रहे हैं। और उस समय में यहाँ के वरिष्ठ लोग थे, उन्होंने मना किया था। और दोबारा जब ये सम्मान निधि के नाम पर चालू की तो हमारे लोगों ने कहा था, वरिष्ठ लोगों ने, कि भाई ये सम्मान निधि है और इसको आप नहीं लोगे तो इसमें तो उल्टा सरकार का अपमान होता है। इस प्रकार की बात सोच कर ही चालू किया गया। और फिर इन सुविधाओं के अंदर अभी एक और सुविधा जोड़ी है कि ये रोडवेज के अंदर पास दिया गया है। राजस्थान की गवर्नमेंट की जो बस है उसके अंदर आप यात्रा करोगे तो आपका शुल्क नहीं लगेगा। आप बता रहे थे कि अभी भी पुलिस आपकी वेरिफिकेशन के लिए या आप क्या कार्य कर रहे हैं उसके लिए आती रहती है। इवन पिछली जब वसुंधरा सरकार थी तब भी वो आती थी। तो अब क्यों आ रही है जब कोई आप पर केस नहीं है, कोई आप तो उस समय एक आपातकाल के विरोध में गए थे, तो अब पुलिस आ रही है। तो कभी आपने पुलिस वालों से पूछा कि अब आप हमसे क्यों पूछ रहे हो कि अभी आप क्या कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तो इसका क्या कारण है? क्योंकि आप तो एक विचारधारा की वजह से वहाँ पे गए थे, न कि आपने कोई कानून तोड़ा था या कोई किया था। और जो मीसा कानून जो उस समय बनाया गया था वो भी अब समाप्त हो चुका है। तो अब क्यों आपको पुलिस के द्वारा हरास किया जाता है या पुलिस के द्वारा आपसे पूछा जाता है कि आप क्या कर रहे हो या फिर किस प्रकार का कार्य कर रहे हो? तो आपने क्या उनसे कभी पूछा इस तरीके का? वसुंधरा के सरकार के राज्य का वो शासनकाल तक तो पुलिस आती थी। कांग्रेस में भी ये परंपरा बंद नहीं हुई होगी, पक्की बात है। क्योंकि मैंने उनको पूछा था तो उन्होंने, पुलिस वाले ने मेरे को कहा था कि ये हमारी रूटीन का काम है और हमको कागज़ भर के भेजना पड़ता है, भले कोई भी शासन रहे, हमको तो ये करना ही है। और इस प्रकार उसके उत्तर से मेरे को भी थोड़ा सा इस प्रकार की बात लगी कि ये रूटीन में जो खाते खुल गए हैं या रूटीन में जो इनके खाना पूर्ति हो रही है ये होती रहेगी। अब ऐसा हो सकता है कि जैसे मैं अब 70 साल का हो गया हूँ, हो सकता है कल चला भी जाऊँ तो मेरी जगह दूसरे के नाम आ जाएंगे, या मेरा नाम अब काट दिया होगा, दूसरा का नाम आ गया होगा। तो इस तरह वो ये कहते हैं कि ये हमारी रूटीन का काम है, इसमें हमको कोई परेशानी नहीं है। पुलिस वाले कह रहे हैं हमको परेशानी नहीं है और परेशानी हमको भी नहीं है। पहले तो वो गुड फेथ में लेकर राम राम करने घर भी आ जाते थे, बातचीत करते थे, और आजकल तो कोई आता नहीं। सब चीज़ें जो अभी वर्तमान परिस्थिति में भी हम देखते हैं, 50 साल बीत जाते हैं, आपातकाल ख़त्म हो गया, अभी भी की सरकार को भी लोग कहते हैं तानाशाह। तो क्या आपको अभी भी लगता है कि अभी भी उसी तरीके का कोई अघोषित आपातकाल है या इस तरीके का कोई घटना अभी आपको लगता है कि वो उस तरीके की घटना हो रही है? क्योंकि उस समय जिस प्रकार से बिना किसी वारंट के, बिना किसी कारण के हज़ारों लाखों या शायद करोड़ों लोगों को जेलों में डाल दिया गया था, तो क्या आज भी ऐसा कोई अघोषित आपातकाल आपको दिखता है? नहीं, आज कोई आपातकाल नहीं है। आज तो प्रधानमंत्री मोदी है, उसके ऊपर भी ताने कसे जाते हैं, देश के बारे में भी ऊपर नीचे बोला जाता है, सनातन धर्म के बारे में ऊपर नीचे बोला जाता है। आपातकाल होता तो सब सही हो जाते, क्योंकि आपातकाल जिन्होंने देखा नहीं है, आपातकाल की जिनको कल्पना नहीं है, वो लोग आपातकाल कह रहे हैं। आपातकाल अगर उन्होंने देखा होता, आपातकाल को पढ़ा होता, आपातकाल को जिया होता, तो उन्हें वास्तव में पता लगता कि आपातकाल क्या होता है। आज तो जितनी आज़ादी है उतनी कहीं आज़ादी उस समय तो सवाल ही नहीं था। तो आज जो लोग कह रहे हैं ये एकदम गलत कह रहे हैं, और ये एक तरह से क्या कहते हैं, अपनी जो विकृत भावना है उसको प्रकट कर रहे हैं। आज जितनी स्वतंत्रता है भारत के अंदर हर प्रकार के काम करने की, उतनी स्वतंत्रता उस समय नहीं थी। आपातकाल होता तो अखबारों के कॉलम संपादकीय होते खाली छोड़ दिए जाते, काले एकदम काला रंगा हुआ आ जाता संपादकीय। इनको आपातकाल का पता क्या है? आपातकाल होता तो थोड़ा सा भी अगर प्रधानमंत्री के खिलाफ बोल रहे तो जेल में वो थाने में ले जाकर खाल उतार दे उसकी। आपातकाल उसको कहते हैं। अंदर बैठे हुए लोगों के ऊपर दिल्ली में सड़क बनानी थी, झुग्गियों के ऊपर बुलडोजर चला दिया, भाग के बाहर निकले, रास्ते में पकड़ कर लोगों को और नसबंदी कर दी। लोगों को अपने आंकड़े बढ़ाने के लिए शादीशुदा नहीं थे उनकी भी कर दी नसबंदी। तो आपातकाल क्या चीज़ है उनको कल्पना नहीं है, इसीलिए वो आपातकाल बोल रहे हैं। बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके नारायण जी।
जिस प्रकार से आपने उस समय के अनुभवों को साझा किया, जिस प्रकार से आपने अपने अनुभवों को हमसे शेयर करके और आज की युवा पीढ़ी को जो संदेश दिया है कि आज का जो समय है उसमें किस प्रकार से कार्य करना चाहिए, किस प्रकार से अपने मन को संयत रखना चाहिए और किस प्रकार से अपने भविष्य को ध्यान में रखकर भी एक सही दिशा अगर आपको मिले तो आप कार्य कर सकते हैं। इसके लिए आपका बहुत ही धन्यवाद और आपका बहुत ही सम्मान है क्योंकि आप लोकतंत्र सेनानी हैं और आपको सादर नमन, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय श्री राम।